हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख पर्यावरणीय शब्दावलियों को और उसके बाद प्रदूषण या फिर प्रदूषक, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अभी करा रहा हूँ जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 26 टॉपिक से आएंगे और ये हमारे 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत कम वीडियोस बची हैं, 4-5 वीडियो बची हैं। और इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस का मैराथन दूंगा और उन मैराथन को आप देख लीजिएगा, एक एक 1.5 घंटे के रहेंगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, आप इतना सक्षम होंगे कि 25 में से 24-25 क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। और इसी के साथ पैरेलल में आपको पता है हमारी हिंदी की सीरीज़ भी शुरू हो गई है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबकी प्लेलिस्ट का, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे उन सबको भी जाकर देखें, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। और इन सब जो मैं करा रहा हूँ सभी का PDF चाहिए, रिवीजन चाहिए, हर सब्जेक्ट का रिवीजन। जैसे ही हमारी जीके जे सभी कंप्लीट होती है, हम इंग्लिश क्लास लगा देंगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम मिड दिसंबर में होगा जहाँ तक है, तो वहाँ तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी इसकी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम का लिंक है, आप सब जाकर ज्वाइन करें। इसमें पहला है सतत विकास। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंपल सा कि सतत विकास क्या होता है, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हुए संसाधनों का प्रयोग। सतत विकास का सिंपल सा मतलब होता है भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई थी, तो आई थी ब्रटलैंड कमीशन 1987 के द्वारा। तो 1987 में ब्रटलैंड कमीशन आया था और उसी में सतत विकास की अवधारणा दी गई थी और इनकी एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, उसी में इसको दिया गया था, ठीक है। अगला है हमारा पर्यावरणीय अपकर्ष। ये हम पर्यावरणीय शब्दावलियाँ देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे प्रदूषण या फिर प्रदूषकों को, ठीक है। अब पर्यावरणीय अगर अपकर्ष की बात करें, अपकर्ष का मतलब ही होता है गिराव या नीचे, मतलब किसी भी चीज़ का गिर जाना। उत्कर्ष का ये विलोम होता है, उत्कर्ष का मतलब होता है उठना। तो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पर्यावरणीय अपकर्ष हो जाएगा। इको मार्क अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क जो है पर्यावरणीय अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उनको ये टैग दिया जाता है। फिर आता है एक होता है एग मार्क। एग का मतलब होता है एग्रीकल्चर, तो कृषि खाद्य उत्पादों पर दिया जाता है। ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में क्या होगा ना, जैसे इधर लिख देगा कि इको मार्क, इधर लिख देगा एक मार्क, ऐसे करके 3-4 चीज़ें लिख देगा और इधर इन सब की व्याख्या लिखी होगी और आपको ऐसे मिलान करने को रहेगा ABCD। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया। अगला है ग्रीन वाश। ग्रीन वाश क्या, पर्यावरण के संबंध में झूठे वादे करना, इसको ग्रीन वाश कहते हैं। ये भी उसी मिलान में आएगा, ठीक है। आपसे सिंपल सा पूछेगा कि निम्न में से ग्रीन वाश शब्द किसको परिभाषित करता है और 4 स्टेटमेंट लिख देगा, सिंपल सा। तो आप याद रखेंगे, पर्यावरण के संबंध में जो सरकारें या व्यक्ति झूठे वादे करता है उसको ग्रीन वाश कहते हैं। हैबिटेट कहता है एक विशेष स्थान जहां जीव रहते हैं। तो हर व्यक्ति का हैबिटेट या आवास होता है, तो एक विशेष स्थान जहां पे जीव रहते हैं वो हैबिटेट कहलाता है। एक क्वेश्चन इनसे और बनता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरणीय जो ह्रास है, जो नुकसान हो रहा है, उसके पीछे मेन कारण क्या है। तो उसके पीछे जो मेन कारण होता है वो यही होता है आवास का नुकसान या हैबिटेट का नुकसान, ठीक है। फिर आता है अगला एक लैंटिक आवास। ये क्वेश्चन बार बार बनता है। स्थिर जल के जो आवास होते हैं उनको लैंटिक आवास कहते हैं, जैसे तालाब, वेटलैंड, लेक, ठीक है। यानी कि जहाँ पे पानी जमा होता है, पानी गतिमान अवस्था में नहीं होता है, वहाँ पे जो आवास होते हैं उनको लैंटिक कहते हैं, जैसे तालाब, वेटलैंड और लेक। इसी का एक विलोम होता है लोटिक आवास। जब बहते जल के आवास होते हैं उसको लोटिक आवास कहते हैं, जैसे नदी, ठीक है। नदी का पानी बहता रहता है तो वो लोटिक आएगा और जो स्थिर जल रहेगा वो लैंटिक रहेगा। ये मतलब इसको आप भूलेंगे नहीं या उल्टा नहीं कर देंगे इसको। अगला है निशे या निश जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिक तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में देखा जाता है। इसे ग्रीनेल्स ने दिया था, ये भी आप याद रखें। ग्रीनेल्स एक मतलब ये पर्यावरणविद थे, उन्होंने निश्चय जैसी बात कही थी, इनका टर्म दिया था। देखो, किसी भी जीव की अपनी पारिस्थितिक तंत्र में जो रहता है उसकी एक अपनी कार्यात्मक भूमिका होती है, उसी को निखे कहते हैं, आप याद रखेंगे। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम AG टांसले द्वारा इस टर्म को दिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो AG टांसले ने दिया था। अब इकोसिस्टम होता क्या है, जीवों का वह समुदाय जहाँ साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब है जीव, सारे जीव, चाहे वो आकाश में रहते हो, पृथ्वी पर रहते हो, पानी में रहते हो, वो, और उसके अलावा जो पेड़ पौधों का पर्यावरण होता है, वो ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वो सब मिला करके एक इकोसिस्टम बनता है। फिर आता है वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी।
किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसको वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे मान लो ये एक एरिया है इतना, ठीक है, इस एरिया में जितनी जीवों की या व्यक्तियों की या ओवरऑल जो भी है संसाधन खनिज, उन सब की मैक्सिमम क्षमता जिनको पर्यावरण वहन कर सकता वो होती है उसकी वहन क्षमता। अगला है जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। फूड चेन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता ये कहलाती। जैसे जो हमारी फूड चेन है, फूड चेन आप सबने पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला कि कौन किसको क्या खाता है, ठीक है, किसके कौन किसके ऊपर निर्भर है, वो सब फूड चेन होती है। इसमें जब भारी धातुएं, बड़ी बड़ी धातुएं होती हैं यानी कि टॉक्सिक चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, तो उसमें पोषण स्तर है उसमें बढ़ती सांद्रता, यानी कि क्या होता है उसमें सांद्रता उसकी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत मुश्किल में खाना मिलने लगता, उसी को जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर आते हैं हम अजीवक कारकों पे। अजैविक कारक क्या होते हैं? अजैविक कारक या घटक गैर जीवित जीव हैं जो पारिस्थितिकी के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के गैर जीवित और अकार्मिक घटक जैसे मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी आदि अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। अजैविक घटक का सिंपल सा मतलब है ये मिट्टी, हवा, पानी, सूरज, ये सब कहीं ना कहीं जो है गैर जीवित जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं होता, मतलब ये कोई सजीव नहीं है, लेकिन ये पर्यावरण को संतुलन करने में बहुत इनका योगदान होता है, ये अजैविक कारक होते हैं। अगला है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है किसी जीव का स्वरूप या व्यवहार या संरचना या जीवन पद्धति है जो उसे किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देती है, ठीक है। अब अनुकूलन वाली बात कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति इस संसार में, इस धरती पर सर्वाइव कर पाएगा जिसके अंदर अनुकूलन की क्षमता होगी, यानी कि आप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल पाएँ, वही अनुकूलन होता है। अनुकूलन रूपात्मक रूप में कैसा होता है? जब पेड़ ऊंचे होते गए तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई पत्तियों को खाने के लिए, तो ये जिराफ का अनुकूलन है, इसीलिए शायद जिराफ जिंदा बचे। शारीरिक की बात करें तो पानी के बाहरी स्रोत की अनुपस्थिति में उत्तरी अमेरिकी रेगिस्तान में कंगारू चूहा अपने आंतरिक वसा ऑक्सीकरण के माध्यम से सभी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने अनुकूलन कर लिया, इसलिए यह जिंदा है। अगला हमारा आता है सुपोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपोषण का मतलब होता है इस पारिस्थितिकी शब्दावली का अर्थ है नाइट्रेट और फास्फेट की अत्यधिक सांद्रता के कारण जल निकायों का अति उर्वरीकरण, जिसके कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है। अब सुपोषण क्या होता है, ठीक है। सुपोषण का सिंपल सा मतलब होता है, देखो सुपोषण से क्या होता है, बहुत सारे पोषण की मात्रा जब समुद्र के नीचे बंद, पहली बात तो याद रखेंगे ये घटना पानी में होती, समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे जब शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो जब शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या होता है कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको ये शैवाल खा जाते हैं, और जब शैवाल खा जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन कम मिल पाती है, उनके लिए नुकसान होता है, यही घटना सुपोषण कहलाती। इसमें जो लिखा गया वो ऐसी भाषा आपको याद नहीं होगा, तो ओवरऑल मैंने आपको ये समझा दिया, जो मतलब ऐसी भाषा में जाके आपको याद रहेगा, यही घटना सुपोषण होती। अगला है बायोम। इस पारिस्थितिकी शब्दावली का तात्पर्य वनों और घास के मैदानों से है जो जलवायु व्यवस्था, धूप, तापमान, वातावरण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बायोम का सिंपल सा मतलब अगर आप समझें, जैसे एक एरिया विशेष की जलवायु को बायोम कहते हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश की जलवायु वो टुंड्रा बायोम हो गया, भूमध्य रेखी प्रदेश की जलवायु तो भूमध्य रेखी बायोम हो गया। इस टाइप से बायोम ऐसे होते हैं जहाँ पे एक समान धूप हो, तापमान हो, वर्षा हो, वो सब बायोम कहलाता है, ठीक है। उदाहरण भी लिखा है वर्षावन बायोम या टुंड्रा बायोम। एक बायोम में पौधों और जानवरों की जलवायु समान होने के कारण उनकी विशेषताएँ समान होती हैं और वे अनेक महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बैंथिक जानवर। ये शानदार PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको पता है उस पर मैं ये सब PDF डाल देता हूँ। बैंथिक जानवर होते हैं जो जानवर जल निकाय के तल पर रहते हैं, वे बैंथिक जानवर होते हैं। तो आप याद रखेंगे जो जल निकाय है, समुद्र है या नदी है, उसके एकदम तलहटी में नीचे जो रहते हैं उनको बैंथिक जानवर कहते हैं, सिंपल सा बात है। जीवमंडल आपको पता ही होगा, जीवमंडल जो है यह पृथ्वी के सतह पर सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है और इसकी उपस्थिति दुनिया के सभी क्षेत्रों अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों के बीच निरंतर बातचीत और अन्योन्याश्रितता को इंगित करती है। जीवमंडल का सिंपल सा मतलब है वायुमंडल, जनमंडल और स्थलमंडल के बीच का भाग जो है वो जीवमंडल होता है, ठीक है। जीवमंडल में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव और उनके उत्पादित मृत कार्बनिक पदार्थ भी शामिल होते हैं, आप याद रखेंगे। जीवमंडल का एक बढ़िया सा मतलब वेन डायग्राम ऐसे बनता है कि ये मान लो आप वायुमंडल है, ये जनमंडल है आपका, और ये आपका है स्थलमंडल, तो ये जो बीच का एरिया बचा, ठीक है, यही आपका जीवमंडल है। अब क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, अगला देखते हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जहाँ पे भी क्रायो शब्द आ जाए उसका मतलब निम्न तापमान से होता है, ये ट्रिक है। इस पर्यावरण शब्दावली का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर बर्फ और ग्लेशियरों से ढके क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है तो बर्फ और ग्लेशियर से ढके हुए क्षेत्र होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है इकोटोन। इकोटोन का मतलब है दो या दो से अधिक विविध
पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच का जंक्शन क्षेत्र। इकोटोन सा सिंपल सा मतलब है, ठीक है। दो अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, आप याद रखेंगे, सॉरी उसको इकोटोन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुहाना, घास के मैदान आदि। तो जैसे वेटलैंड होते हैं, आप याद रखें, जैसे मान लो सुंदरवन का जंगल है, ये सब पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वेटलैंड है, यहाँ पे पेड़ है एकदम दलदली वाले, और इधर ये नदी बह रही है या महासागर है। तो ये जो बीच का एरिया है, जंगल और महासागर या नदियों के बीच का एरिया है, वो हमारा इकोटोन हो जाता है। तो उसी को ये कहते हैं। अगला है इकोटाइप। एक पर्यावरण शब्दावली का अर्थ है एक पौधा या पशु प्रजाति जो एक विशेष आवास में रहती है, जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है, वो इकोटाइप कहलाती। मतलब कोई पौधा या प्रजाति जो है वो याद रखना है आपको, एक स्थानीय पर्यावरण परिस्थिति के अनुकूल होती है। उसको अगर उस पर्यावरण के उस इकोसिस्टम के बाहर ले जाया जाए तो वहाँ पे वो प्रजाति नष्ट हो जाएगी, तो उसी को इकोटाइप कहते हैं। फिर अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि इसी को हम कहते हैं XC2 कंजर्वेशन। XC2 तो दो प्रकार का कंजर्वेशन होता है, XC2 और एक होता है InSitu। तो XC2 का मतलब होता है जब किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर उसको संरक्षित किया जाता तो उसको XC2 कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, अब जानवर जो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। वो नेचुरल हैबिटेट तो जानवरों का जंगल होता है, जंगलों से ला करके चिड़ियाघर में रखे जाते, तो इसीलिए वो बाह्य स्थान है या XC2 कहलाता है। वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन भी ये होते हैं। अब अगर InSitu की बात करें, इसमें लिखा नहीं गया, मैं बता देता हूँ, या जिसको कहते हैं बाह्य स्थान है उसको कहते हैं अंतः स्थान है, ठीक है। तो InSitu मतलब उसके जब प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षित किया जाए, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में जंगल ही होते हैं, तो उनको उनके अंदर ही संरक्षित किया जाता है, तो वो InSitu कंजर्वेशन या अंतः स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अगला है हमारा प्राकृतिक चयन। एक क्वेश्चन इस पर सिंपल सा बनता है, प्राकृतिक चयन को दिया किसने था? तो इसको डार्विन और वॉलेस द्वारा दिया था। मेनली इसमें डार्विन याद रखेंगे, डार्विन का जो सिद्धांत था वो वही प्राकृतिक चयन को लेकर था, ठीक है। प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुकूल बनती हैं। आपको पता ही प्राकृतिक चयन के द्वारा ही प्रजातियां पर्यावरण में रहने के लायक बनती। यह एक विकासवादी शक्ति है जो विभिन्नताओं के बीच चयन करती है, यानी ऐसे जीन को जो जीव को अपने पर्यावरण के साथ बेहतर ढंग से अनुकूलन करने में मदद करते हैं। प्राकृतिक चयन के कारण ऐसे जीन आबादी में अधिक पुनरुत्पादित होते हैं। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक चयन। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट सारी पर्यावरणीय शब्दावलियों को देख लिया। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है, और मैंने कोशिश किया है इसमें जो किताबी भाषा मतलब जो अच्छी शब्दावली लिखेगी उसको तो पढ़ाऊँ ही, साथ में मैं आपको थोड़ा मतलब कॉमन लैंग्वेज हमारी बोलचाल की भाषा में उसको समझा सकूँ। तो ये हमारा हो गया शब्दावलियाँ। अब हम इसी में पॉल्यूटेंट्स देख लेते हैं, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषणों को देख लेते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का मतलब होता है वातावरण में हानिकारक पदार्थों का फैलना जो पर्यावरण, मानव जीवन, जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वायु, जल, मृदा, ध्वनि, प्रकाश, इस टाइप के जो हैं वो प्रदूषण होते हैं। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, जहाँ से बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन बनता है पॉल्यूटेंट से, मतलब प्रदूषकों से। तो शुरुआत का हम ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब आपको मैं चूँकि पूरा नोट से इसको दिखाते हुए चलता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन लेकिन नहीं बनेगा। वायु प्रदूषण आप सबको पता है, जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं, रासायनिक तत्व मिल जाते हैं तो वो होता है। इसका कारण आप सबको पता होगा, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन, धुआं, कृषि कार्यों से निकलने वाले रसायन, जंगलों की आग, इसके प्रभाव क्या होते हैं? अस्थमा हो जाती हैं, श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन परत में छेद होता है। तो ये सब आप सबको पता होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण भी नदियाँ, झीलें, समुद्री हानिकारक रसायन, गंदगी आदि के अवशोषों से भर जाते हैं तो होता है जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि रसायन, कीटनाशक, उर्वरक, जल में प्लास्टिक कचरा, इन सब से आपका जो जल प्रदूषण है वो होता है। अगला है प्रभाव। तो जल प्रदूषण का प्रभाव क्या हो जाएगा? पीने के पानी की कमी होगी, जल जनित रोग फैलेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा। इसी तरह मृदा प्रदूषण क्या होता है? जब मृदा प्रदूषण तब होता है जब भूमि में रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक, अन्य अवशेष मिल जाते हैं, भूमि की उर्वरता इससे घट जाती है। इसके कारण क्या है आपको पता है? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट। प्रभाव क्या होते हैं? फसल उत्पादन में कमी हो जाती है, खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, जैव विविधता को नुकसान होता है। ये सब मतलब मेंस लिखने टाइप का आंसर होता है। फिर अगला है ध्वनि प्रदूषण। हालांकि आपके एग्जाम में कोई मेंस एग्जाम नहीं होता, जो PCS IAS लिखते हैं उनके लिए ये सब रहता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है? वाहनों का शोर, औद्योगिक कार्य, म्यूजिक, लाउड स्पीकर का अत्यधिक उपयोग। प्रभाव क्या है? इससे सर दर्द, तनाव, सुनने की क्षमता में कमी, नींद में बाधा, ये सब आती है। लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण तब होता है जब अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश रात में आकाश को उजागर कर देता है,
जिससे प्राकृतिक का दृश्य बाधित होता है। कारण क्या है? शहरों में अत्यधिक प्रकाश, स्ट्रीट लाइट, विज्ञापन, होल्डिंग। प्रभाव क्या है? दैनिक जीवन की जीवन शैली पर असर पड़ता है, मानव पर स्वास्थ्य पर प्रभाव, नींद में समस्या। अब प्रदूषण के ओवरऑल अगर प्रभाव देखें तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन रोग, हृदय कैंसर, मानसिक तनाव, अवसाद, प्राकृतिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों की लुप्त होना, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय देखें तो स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दें, वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण करें, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें, कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखें। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के अंदर अगर बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का उपयोग करें, अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को बढ़ावा दें, सार्वजनिक जागरूकता फैलाएं, प्रदूषण के कारण प्रभाव के बारे में लोगों को बताएं, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। अब यह हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, इसीलिए मैंने सिर्फ पढ़ दिया है इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। कुछ स्पेसिफिक पर्यावरणीय प्रदूषकों या पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों के धुओं और जीवाश्म ईंधन से निकलता है। इसका प्रभाव क्या होता है? गैस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इससे ग्लोबल वार्मिंग बनता है CO2 से, और ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। फिर अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाहन, घरों में जलने वाले ईंधन, औद्योगिक प्रक्रिया से निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है? यह गैस रक्त में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे श्वसन समस्या, सिर दर्द, चक्कर आना और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला और तेल जलाने से जलती है, औद्योगिक उत्सर्जन, बिजली संयंत्र से निकलती है, ठीक है। याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड कोयला जलाने से निकलती है। इसका वायु प्रदूषण का कारण बनता है और एसिड वर्षा का निर्माण। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एसिड वर्षा में कौन सा तत्व होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर होता है, ठीक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण होता है। फिर अगला है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका स्रोत होता है वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और बिजली संयंत्र। यह गैस वायुमंडल में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है, श्वसन तंत्र की समस्याएं पैदा करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती, तो वो पहुंचाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर आते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम PM 2.5 या PM 10 बोलते हैं, ठीक है। इसका स्रोत है वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि कार्य। यह छोटी धूल कणों, मेनली याद रखना है, जो PM कण होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, ये धूल कणों से आते हैं। 2.5 से 10 माइक्रोन से छोटे तत्व होते हैं। श्वसन तंत्र, ये हमारे श्वसन तंत्र में घुस जाते हैं नाक से, और इसी से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। फिर है ओजोन। ओजोन का जो स्रोत है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रिया से बनता है। इसका प्रभाव क्या होता है? यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह त्वचा और आंखों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगला है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको कि VOCs कहते हैं। स्रोत है इसका वाहन, रंग, पेट्रोलियम उत्पाद और औद्योगिक प्रक्रिया। प्रभाव क्या होता है? ये यौगिक ओजोन के गठन में योगदान करते हैं और वायु गुणवत्ता को बिगाड़ते हैं। सीसा और लेड, पुराने वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन और पेंट में। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि पेंट में कौन सा उत्सर्जक होता है, तो सीसा होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। सीसा जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। यह जो प्रभाव पड़ता है, इसका मेन प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पड़ता है कि पूछा गया कि तंत्रिका तंत्र पर किस तत्व का प्रभाव है, तो शीशे का। गुर्दे और हृदय पर भी असर होता है, और बच्चों में गंभीर प्रभाव डालता है। तो बच्चों के लिए लेड बहुत नुकसान करता है, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषक क्या होता है? इसमें आपको पता है, प्लास्टिक उत्पाद, पैकेजिंग, समुद्र का कचरा, ठीक है। प्रभाव आप सबको ये सब पता है, मतलब नॉर्मल वाले जो होते रहते हैं, ठीक है। फिर अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया मतलब कृषि क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, उर्वरक, औद्योगिक गतिविधियों, मेनली ये एग्रीकल्चर से अमोनिया जो है वो निकलती है, क्योंकि आपको पता है जो हम यूरिया यूज करते हैं उसमें भी अमोनिया होती है। यह गैस वायु को प्रदूषित करती है और श्वसन समस्याओं को बढ़ाती है, जल निकायों में प्रदूषण भी फैला सकती है, ठीक है। तो ये हमारे 10 पोल्यूटेंट हो गए। अब इन कुछ प्रदूषक लिखे गए हैं और उनसे संबंधित बीमारियां लिखी गई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम पे मतलब डाल दूंगा पूरी PDF, वहाँ से आप इसको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। एक कुछ बीमारी बनती है कि मिनी माता बीमारी किस प्रदूषक से होती है, तो याद रखना पारा या मरकरी से होती है। इटाई बीमारी कैडमियम से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट आयन से होती है। और फ्लोरोसिस बीमारी जो कि दांतों की बीमारी है, ये फ्लोराइड आयन से होती है। और नॉक नी सिंड्रोम, ये भी फ्लोराइड से होती है, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं इतनी जो कि इन प्रदूषक तत्वों से होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रदूषक एवं पर्यावरणीय शब्दावलियों वाला चैप्टर। आप सब बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।